नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम सीटेट एसएसटी को डिस्कस कर रहे हैं। एसएसटी सिविक्स में हम टोटल 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अब तक। आज हम 11वां और 12वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। टोटल 12 चैप्टर हैं आपके एसएसटी सिलेबस में, टेट एसएसटी सिलेबस में। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ये हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है प्लस एकीकृत है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र किससे? तो विधायिका से स्वतंत्र है। विधायिका कोई दबाव नहीं बना सकती न्यायपालिका के ऊपर। और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कार्यपालिका भी कोई दबाव नहीं बना सकती न्यायपालिका के ऊपर। इन दोनों से स्वतंत्र है न्यायपालिका। समझ गए? एकीकृत का मतलब होता है पूरे देश के लिए एक। पूरे देश के लिए एक। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग न्यायपालिका नहीं होती है, पूरे देश के लिए एक होती है। कुछ इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है न्यायपालिका। समझ गए? आगे देखो। भारत में कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ लागू है। संविधान के अनुसार शासन चलेगा, जिसका अर्थ है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कानून के उल्लंघन पर निश्चित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। कानून के शासन को लागू करने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, अर्थात अदालतों की वह प्रणाली जहां नागरिक कानून के उल्लंघन की स्थिति में जा सके और न्याय पा सके। ठीक है। न्यायपालिका राज्य के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 जो हैं वो विधायिका और कार्यपालिका है। मैंने शुरुआत में बता दिया आपको। और यह लोकतंत्र के सुचारू संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यायपालिका। नहीं तो कोई भी मनमानी करेगा। क्या रोल है न्यायपालिका का? तो न्यायपालिका अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। न्यायपालिका अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे विवाद निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना, नागरिकों के बीच विवादों का समाधान करती है, जैसे संपत्ति का विवाद, पारिवारिक मामले के विवाद, उनका निपटारा करती है। नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का समाधान करती है। नागरिक और सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए उसका भी समाधान करती है, जैसे किसी सरकारी निर्णय या कानून को चुनौती देना। ठीक। 2 या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवादों का भी समाधान करती है न्यायपालिका। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान करती है न्यायपालिका। दूसरा काम होता है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह संविधान की व्याख्या करती है। यानी कि संविधान को टाइम टाइम पे इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करती है। संविधान की को परिभाषित करती रहती है समय समय पर। ठीक है। यदि कोई कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। इसे ही कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यह सुनिश्चित करती है न्यायपालिका की विधायिका विधायिका और कार्यपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर ना जाएं, संविधान के दायरे में रहकर ही विधायिका कार्यपालिका काम करें, ऐसा न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। अगला है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करती है। रिट मतलब आदेश। उदाहरण, हकीम से एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि स्वस्थ रहने का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के अंदर ही आता है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो ऐसे जुडिशरी न्यायपालिका केस भी सुनाती रहती है और डिसीजन भी लेती रहती है, जो आगे एक मील का पत्थर साबित होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? तो वो मैं आपको बता चुका कि स्वतंत्र न्यायपालिका हम उस न्यायपालिका को कहते हैं जिस पर विधायिका और कार्यपालिका को कोई दबाव ना हो और स्वतंत्र रूप से वो काम करे। न्यायाधीशों को निष्पक्ष रूप से निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए।
वो किसी दबाव में आकर जजेस काम न करें, स्वतंत्र रूप से करें। महत्व क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका का? तो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करती है, राजनीतिज्ञों और अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है। पता लगे कोई नेता है तो वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो उसके लिए न्यायपालिका है, उसको रोकने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारत में स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो शक्ति पृथक्करण, यानी कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों की अलग अलग शक्तियां बांट दी गई हैं। न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही की जाती है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है और उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। न्यायपालिका को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है वो देख लो एक बार, जो मैंने शुरू में डायग्राम बना के बताया आपको। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, ये मैं शुरू में बता चुका, पूरे देश के लिए एक। इसका पिरामिड इस प्रकार है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। ठीक है, इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया तो हाई कोर्ट मना नहीं कर सकते, उस निर्णय के विरोध में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आते हैं। भारत में आज की डेट में 25 हाई कोर्ट हैं। तो राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, अपील सुनते हैं ये। फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ये जिला स्तर पर स्थित होते हैं और दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं ये। लीगल सिस्टम की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? लीगल सिस्टम की ब्रांचेस, तो एक है क्रिमिनल लॉ, आपराधिक कानून, समाज के विरुद्ध अपराधों से संबंधित ये कानून जो होते हैं उन्हें क्रिमिनल लॉ कहते हैं। मामला राज्य और अभियुक्त के बीच लड़ा जाता है, राज्य और जिसने केस किया है। दंड में जुर्माना या कारावास शामिल हो सकता है। दूसरे तरह के कानून है सिविल लॉ, तो व्यक्तियों के बीच विवादों से संबंधित होता है, सामान्यतः कारावास की सजा नहीं दी जाती। एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच, सभी नागरिकों को न्यायालयों तक पहुंच प्राप्त है, सभी नागरिक न्यायालय तक जा सकते हैं। वास्तव में लागत, समय और जागरूकता की कमी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जनहित याचिका दायर करना, तो गरीब और वंचित वर्गों के लिए न्याय सुलभ बनाने हेतु शुरू की गई थी, और कोई भी व्यक्ति दूसरों की ओर से पीआईएल दायर कर सकता है अगर मुझे लग रहा है कि उस व्यक्ति पे अन्याय हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ, तो वो भले ही केस ना कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मैं कर दूं उसके बिहाफ पे, तो ये जनहित याचिका हो गई, जनता के हित में याचिका, पीआईएल। ठीक है, अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया, समझ गए ना? तो ये है आपका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और यह कानून के शासन को सुनिश्चित करती है, अधिकारों की रक्षा करती है और लोगों को न्याय प्रदान करती है। ठीक है भाई, अगला चैप्टर है आपका सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है लोग, मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, पिछड़े। तो मार्जिनलाइजेशन है क्या? तो इसका अर्थ है कि समाज के किनारे पर धकेल दिया जाना और कम महत्व दिया जाना। तो भारतीय समाज में बहुत लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें सरकार का कोई अधिक बेनिफिट नहीं मिल पाता, सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, उनको लाभ नहीं मिल पाता, तो उन लोगों को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। समझ रहे? दूरस्थ समूहों को संसाधनों, अवसरों, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित पहुंच मिलती है, उनको सभी तरह से समान रूप से चीजें नहीं मिल पाती। Marginalization involves exclusion, powerlessness and discrimination. Marginalization में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बहिष्कार करना उनका, सहायता न करना और भेदभाव की भावना शामिल होना, ये आ जाएगा जो अल्पसंख्यक लोग हैं। यह केवल गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहिष्कार से भी जुड़ा मामला है। कारण क्या है इसका? विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि भिन्न भाषा या रीति रिवाज अलग अलग हों लोगों के, बहुसंख्यक समुदाय से अलग धार्मिक समूहों से संबंधित होना, गरीब होना,
निम्न सामाजिक स्थिति जैसे जाति छोटी होना, कई कारणों का एक साथ प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिससे हम उनसे अलग थलग व्यवहार करने लगते हैं। हु आर द मार्जिनलाइज्ड? यह अध्याय भारत में दो प्रमुख मार्जिनलाइज्ड समूहों पर केंद्रित है। एक है आदिवासी और दूसरा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आदिवासी यानी कि जनजातीय समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमान। ठीक है। आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन क्या है? तो आदिवासी मींस ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी जंगल के। वे जंगलों और प्रकृति से गहराई से जुड़े होते हैं। भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह निवास करते हैं। उनकी अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां होती हैं। वे प्राय पूर्वजों और प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। पूर्वजों और प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते हैं। स्टेरियोटाइप क्या बना हुआ है आदिवासियों के लिए, मतलब हमने सोच क्या विकसित कर ली है उनके लिए कि ये ऐसे होते हैं बिना जाने उनको। तो आदिवासियों को अक्सर आदिम, पिछड़ा हुआ, अजीब रूप में दिखाया जाता है। फिल्मों में भी देखो आदिवासी लोगों को कैसे दिखाया जाता है, एकदम अजीब दिखाया जाता है। तो हमने सोच वैसी बना रखी है। उन्हें रंगीन कपड़ों में और नृत्य के रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसी रूढ़ियां भेदभाव और गलतफहमी को जन्म देती हैं, है ना। हमें गलतफहमी पैदा करती हैं हमारे बीच में कि ये ऐसे ही होते होंगे क्या, पर ऐसा नहीं है। आदिवासी लोग तो बहुत अच्छा हिंदी भी बोलते हैं कई लोग। आदिवासी और विकास, अब इनका विकास से संबंधित मुद्दा है। परंपरागत रूप से आदिवासी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकास के लिए जंगलों का कटाव किया गया। बांधों, खानों और उद्योगों के लिए जंगल काटे गए। आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, माइग्रेशन हुआ। वो जंगल छोड़ के बाहर आए क्योंकि जंगल काट दिए गए। खनन के कारण विस्थापित लोगों में 50% से अधिक आदिवासी हैं। अगर जंगल में माइनिंग की जा रही है तो वहां जंगल काटे जाएंगे, उसकी वजह से लोग विस्थापित होते हैं। उन्हें अपना घर, जमीन छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है और नौकरी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। विस्थापन से आजीविका और घर दोनों छिन गए उनके। कई लोग काम मजदूरी वाले काम के लिए शहरों में गए। आदिवासियों के मार्जिनलाइजेशन का कारण व्यापक गरीबी है उनकी और अभाव है। परंपरागत संस्कृति और भाषा का नुकसान, कम साक्षरता है, स्वास्थ्य खराब है, कर्ज और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता है उनका। अब बात करेंगे अल्पसंख्यक और मार्जिनलाइजेशन। तो अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसकी संख्या कम होती है, लेकिन मार्जिनलाइजेशन शक्ति और संसाधनों तक पहुंच से भी जुड़ा हुआ है। संविधान अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है। हमने पिछले चैप्टर में आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा था, इसमें बात की गई थी अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना और उनके शैक्षणिक हितों की रक्षा करना। तो संविधान अल्पसंख्यकों के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। मुसलमान और मार्जिनलाइजेशन क्या है? मुसलमान को मार्जिनलाइज्ड अल्पसंख्यक के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है 2005 की, ये कमेटी का नाम याद रखेंगे आप, सच्चर कमेटी 2005। इस समिति ने भारत में मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन किया। रिपोर्ट में पाया गया कि मुसलमान शिक्षा और रोजगार में पीछे हैं। मुसलमान शिक्षा और रोजगार में पीछे हैं। उनकी साक्षरता दर कम है और सरकारी नौकरियां भी कम है उनके लिए। मुसलमानों में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है, ये सच्चर कमेटी बता रही है। बैंक ऋण तक पहुंच सीमित है, यानी कि बैंक से लोन नहीं ले पाते ज्यादा। गेटोकरण क्या है? गेटोइजेशन। गेटोकरण का अर्थ है अलग थलग क्षेत्रों में रहना। यह डर, भेदभाव और असुरक्षा के कारण होता है। मुकाबला कैसे किया जा रहा है मार्जिनलाइजेशन का? तो संविधान मार्जिनलाइज्ड समुदायों की रक्षा करता है। समानता का अधिकार, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है हमारा संविधान। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, आर्टिकल 23-24। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं, आर्टिकल 29-30। ठीक।
कानून और नीतियां, आरक्षण नीतियां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की सहायता करती हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है इनके लिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। और ये मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं अपने अधिकारों और न्याय की मांग करते हैं, वे आंदोलन करते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सामना सामना करने के लिए इस मार्जिनलाइजेशन जो प्रॉब्लम है, इसका सामना कैसे किया जा रहा है? तो दलित, आदिवासी, मुसलमान और महिलाएं जैसे मार्जिनलाइज्ड समूह निष्क्रिय, पीड़ित नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष भी किया है। वे अन्याय के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। इनमें संवैधानिक अधिकारों का उपयोग, विशेष कानूनों की मांग, राजनीतिक दबाव और सांस्कृतिक पहचान का दावा शामिल है। इस संघर्ष में भारतीय संविधान की आधारभूत भूमिका है और यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सभी नागरिकों। मौलिक अधिकारों का उपयोग, संविधान वे सिद्धांत निर्धारित करता है जो भारत को लोकतंत्र बनाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इस लोकतांत्रिक ढांचे का मुख्य हिस्सा है। ये अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35, वे अपने अधिकारों का क्रियान्वयन पर जोर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर। वे सरकार को उनके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। नए कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं वो। ठीक है, कुछ आर्टिकल हैं जो इनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 17 यानी कि छुआछूत का अंत करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 जो है वो किसी भी प्रकार की छुआछूत का अंत करता है उच्च जाति निम्न जाति के बीच। आर्टिकल 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव का अंत करता है। जाति, जन्म स्थान, धर्म, लिंग और इनके सबके और कलर, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान होंगे, आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी से किसी की जान नहीं छीनी जा सकती। इसमें गरिमा, स्वास्थ्य, आजीविका, आवास और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, सभी नागरिक को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए नए कानून मौलिक अधिकारों से आगे हैं। ठीक है, अक्सर विशेष कानून और नीतियों की आवश्यकता होती है। सरकारें संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर कानून बनाती हैं, आरक्षण नीतियां भी बनाती हैं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, और इनका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना है जो इन पे अन्याय हुआ है। हमारे देश में SC/ST कानून भी बना है 1989। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों के बावजूद अत्याचार जारी रहे इन पर, ये मौजूदा कानून अपर्याप्त थे, तो इनके लिए अलग से भी कानून बनाया गया। उद्देश्य क्या था इस कानून का? जाति और जनजाति आधारित अत्याचारों को रोकना। यह पीड़ितों को राहत और पुनर्वास भी प्रदान करता है। यह अधिनियम विशेष अत्याचारों को परिभाषित करता है। SC/ST व्यक्तियों को अखाद्य पदार्थ खाने को मजबूर करना, इनएडिबल सब्सटेंसेस, गंदी चीजें। SC/ST की भूमि पर अवैध कब्जा करना इसके खिलाफ है। सार्वजनिक अपमान या कपड़े उतरवाना ये भी गलत है। सामाजिक बहिष्कार करना, उनका सार्वजनिक स्थानों से उन्हें जाने से रोकना, ये भी इस कानून के विरुद्ध है। ठीक है, आदिवासी मांगे और भूमि अधिकार, तो यह अधिनियम आदिवासी भूमि और अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, जिससे उनसे भूमि ना छीनी जाए। भूमि से अवैध बेदखली को अपराध घोषित किया गया है। विकास के नाम पर विस्थापन एक बड़ा अन्याय है। सी के जानू उल्लंघनों में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी है, वन अधिकार अधिनियम 2006। इसमें कहा गया है यह वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, और मैला ढोने की समस्या, जो गंदगी ढोते हैं, मैनुअल स्कैबिंग। ठीक है, तो मैला ढोना यानी कि गंदगी, जो गटर साफ करना। मैला ढोना मानव मल को हाथ से साफ करने की प्रथा है। यह जाति आधारित भेदभाव से जुड़ा है। अधिकतर दलित महिलाओं को यह कार्य करने को मजबूर किया जाता है। यह कार्य अपमानजनक और खतरनाक है।
ठीक है। लॉ अगेंस्ट मैनुअल स्केविंग, मेला ढोने के विरुद्ध कानून भी बने हैं। 1993 के अधिनियम ने मेला ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया। 2013 के अधिनियम ने प्रतिबंध को मजबूत किया और पुनर्वास पर जोर दिया है। सफाई कर्मचारी आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरिमा और अधिकारों के लिए जनहित याचिकाएं दायर की गई। ठीक है, तो भाई ये याद रखना है आपको। तो ये हमने 11वां और 12वां चैप्टर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब हम मिलेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो ये सिविक्स पूरा 12 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।